हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन हिस्ट्री सीरीज़ में, जिसमें कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो जिसका आज तीसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Granting aid system was introduced. Establishment of universities was recommended. English as a medium of instruction at all levels of education was recommended. Select the correct answer, जिसमें A में दिया है 1 2 only और B में आपका है 2 and 3, C में 1 3 and D में 1 2 3। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वुड डिस्पैच क्या था। तो वुड डिस्पैच जो था, इसको हम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट को उसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जो वुड डिस्पैच था वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश सजेस्ट करता था हायर स्टडीज़ के लिए, और वर्निकल लैंग्वेज सजेस्ट करता था स्कूल लेवल पे। मतलब जो स्कूल लेवल पे जितनी भी एजुकेशन दी जाए इंडिया में वो लोकल लैंग्वेज में दी जाए, और हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाए। और गवर्नमेंट का जो रिकमेंड किया था इस वुड डिस्पैच में सेकुलर एजुकेशन के लिए, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हो सके, और हेल्प किया जाए प्राइवेट इंटरप्राइजेस को ताकि एजुकेशन अच्छी दी जा सके। और इसमें रिकमेंड किया गया था यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। और इसी के तहत 1857 यूनिवर्सिटी एक्ट में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, जो कि वहाँ की उस समय की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। और इसमें काफ़ी जोर दिया गया फीमेल एजुकेशन पे, वोकेशनल एजुकेशन पे और टीचर्स ट्रेनिंग पे। तो आइए हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें आप देखेंगे ग्रांटी नेट सिस्टम था, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन थे उनको हेल्प करने के लिए इसमें रिकमेंड किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी व रिकमेंड किया गया था। फिर आगे चल के बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटी भी बनी। पर जो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल एजुकेशन और रिकमेंड, ये आपका गलत है, क्योंकि इंग्लिश जो थी केवल हायर एजुकेशन के लिए रिकमेंड किया गया था, और स्कूल लेवल पे तो ये वर्निकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते थे। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपका स्कोर आता है वो आप कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2018 के पेपर में पूछा गया है। कंप्लीट द कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो जो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट डेमोक्रेटली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन स्टेट इन इंडिया। और सेकंड है, इंडियन देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक renamed as State Bank of India. और थर्ड ईयर इंडिया was nationalized and become the carrier. एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, गोवा बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसमें ए बी सी डी, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इसके ईयर वाइज कि इसमें से कौन सी घटना पहले हुई है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई। आइए देखते हैं हम। तो जो केरला में गवर्नमेंट बनी थी 1957 के इलेक्शन में, कांग्रेस को बहुत बुरी हार मिली थी, और इंडिया की पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी 1957 में, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जीती थी, जो कि 1957 में हुआ था। और जो आपका नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, इंपीरियल बैंक जो था उसका 1955 में हुआ था, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और नेशनलाइजेशन में होता क्या है कि स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट अपना मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल बढ़ा लेती है 49% से ज़्यादा शेयर खरीद के। और फिर एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन 1953 में हुआ था, और गोवा लिबरेट हुआ था 1961 में। इससे पहले गोवा पुर्तगालियों के ही पास था, बट 1961 में इंडियन ने उसको वहाँ से फ्रीडम ली। तो जो पहला इवेंट था वो था ये 1953 वाला। इसके बाद जो सेकंड है वो एसबीआई है,
और थर्ड पे आपका केरला वाला इवेंट, मतलब वहाँ पे केरला की कम्युनिस्ट पहली गवर्नमेंट बनी। उसके बाद आप देखेंगे गोवा लिबरेट हुआ फोर्थ। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। और आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी आपका स्कोर हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो इसमें जो हमने देखा है तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स, with reference to land reforms in India, which of the following statement are correct? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जो पहला है कि द सीलिंग लॉ वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। इसमें कह रहा है कि जो सीलिंग लॉ था लैंड रिफॉर्म का वो फैमिली होल्डिंग पे जोर देता था, ना कि इंडिविजुअल होल्डिंग पे। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। It resulted in the cultivation of cash crop as a predominant form of cultivation। मतलब कि जब ये लैंड रिफॉर्म हुआ तो उससे जो पहले हम कैश क्रॉप ब्रिटिश एरा में ग्रो करते थे उसी में ग्रोथ हुई। और चौथा है लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट। आइए हम लैंड रिफॉर्म के बारे में देखते हैं। लैंड रिफॉर्म, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद लैंड रिफॉर्म किया गया ताकि जो पीनेट और पीजेंट के पास लैंड नहीं है, लैंडलेस लेबरों को लैंड मिल सके ताकि उनका इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। इसीलिए लैंड रिफॉर्म लाए गए थे। इसके क्या क्या फ़ीचर आइए हम देखते हैं पहले। तो जो इसका पहला फ़ीचर है वो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, जो कि ब्रिटिश पीरियड में था। इंटरमीडिएट कम्युनिकेट करते थे, बट अब जो फार्मर रहेंगे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करेंगे। इसमें मीडिएटर का काम नहीं होगा, जिससे कई सारे लैंड लॉर्ड और ज़मींदारों का जो रोल था वो ख़त्म हो जाएगा। टेनेंसी रिफॉर्म किए गए, पीजेंट के लिए काफ़ी सारे रूल बनाए गए। फिक्सिंग सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कि इंडिविजुअल लेवल पे रहेगा या फैमिली लेवल पे रहेगा, किसके पास कितनी लैंड होगी, इसको भी फिक्स किया गया। एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इसको सुदृढ़ किया गया लैंड होल्डिंग को। तो इसमें जो आपके चारों ऑप्शन हैं, द सीलिंग लॉ वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो सीलिंग लॉ था वो इंडिविजुअल लेवल पे ही देखा गया था। और कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप प्रीडोमिनेंट फॉर्म, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो द मेजर एम ऑफ लैंड वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू द लैंडलेस, इसीलिए उसमें चेंज किए गए थे, क्योंकि ताकि जो लैंडलेस लेबर है उनको मिल सके और उनका इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये 2019 के पेपर में पूछा है। और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि चार्टर एक्ट के से पूछा गया है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फर्स्ट इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन tea and trade with China. It asserted the sovereignty of British Crown over Indian territory held by the company. The revenue of India were now controlled by the British Parliament. Which of the statements are correct? 1, 2 only, 2 and 3 only, and C है 1 and 3 only, and D है 1, 2, 3। तो आइए हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में देखते हैं। जो प्रोविज़न थे चार्टर ऑफ 1813, दिस एक्ट asserted the crown sovereignty over British possession in India, and company dividend was fixed at 10.5%। जो कंपनी का प्रॉफिट था उसको फिक्स कर दिया गया था, और कंपनी रूल को पर एक्सटेंड किया गया था 20 ईयर के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने ही मतलब इन्हें परमिशन दी थी बिजनेस करने के लिए ईस्ट में। तो जो वो था वो एक्सपायर कर गया था। तो जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके तहत मतलब बोला गया कंपनी को कि आप 20 ईयर और एक्सटेंड कर दिया गया उनके लाइसेंस को, बट उनकी ट्रेड मोनोपोली को इंड कर दिया गया था। और 1813 के पहले पूरी ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। वहाँ ब्रिटिश के जितने भी मतलब बिजनेसमैन क्लास है कोई
ट्रेड कर नहीं सकता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। पर ट्रेड जो टी और अफीम में होता था वो अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, और चाइना से भी ट्रेड करने के लिए ये फ्री थे। यहाँ इनकी अभी भी मोनोपोली थी, टी, अफीम एंड चाइना। और जब 1333 का चार्टर एक्ट आएगा 10 साल बाद, तो ये भी मोनोपोली इनसे छीन ली जाएगी। और 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि जो कंपनी है उसको हर साल एनुअली 1 लाख रुपए पर एनम खर्च करना होगा एजुकेशन के लिए, ताकि अच्छी एजुकेशन दी जाए इंडियंस को। और दिस एक्ट asserted द क्राउन sovereignty ओवर ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। इट मीन्स कि जो क्राउन की sovereignty थी, दिस एक्ट asserted द क्राउन sovereignty ओवर ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। asserted मीन्स होता है फोर्सफुली कहना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपने आंसर को। तो इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली, ये तो हमने देखा ही है, इंडिया एंड विथ चाइना, ये आपका सही हो जाएगा। इट asserted द sovereignty ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था उससे पूरी तरह से नहीं बट काफ़ी हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई ब्रिटिश क्राउन द्वारा। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि फोर्सफुली, मतलब इट एसेट का मतलब है, मतलब इसमें बल दे के बात को कही जा रही है। तो sovereignty ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके बारे में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कुछ नहीं दिया गया है। तो पहला और दूसरा सही है, तो इसका मतलब आपका जो ए वाला है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप भी अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपका स्कोर हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स पे है। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स पे है। तो इसमें जो पहला है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। मतलब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। और ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामसिंह नाइकर। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा सारे जो ये ऑर्गेनाइजेशन थे, मूवमेंट थे, इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग थी, इसकी फाउंडेशन 1923 में गांधी जी ने की थी। जब वो जेल में थे तभी उन्होंने ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। और गांधी जी दलित अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। और अगला जो है ऑल इंडिया किसान सभा, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। और जो थर्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, 1920s में तमिलनाडु साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस था, जो कि नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट था, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहते थे। इसको लॉन्च किया था एवी नायकर ने, रामास्वामी, और जिनको फॉलो करने वाले लोग इन्हें पेरियार से भी जानते हैं। कई जगह आप पेरियार नाम सुने होंगे। तो इसमें जो आप देखेंगे इसका आंसर जो है डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सारी स्टेटमेंट सही है। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि जो कि 2018 के पेपर में पूछा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सब यूपीएससी में पूछा जा चुका है, और हमने अभी 3 लेक्चर डाले हैं, मतलब 2 डाल चुके, ये तीसरा है। और इसमें आपके 2013 से 19 तक के सारे क्वेश्चन कवर अप हो चुके हैं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिश कंट्रोवर्सी। तो आइए हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या एजुकेशन के लिए प्रोविज़न थे वो पहले देख लेते हैं। तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था, जिसके बारे में हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कि जो उसमें ये प्रोविज़न था कि 1 लाख पर एनम कंपनी को खर्च करना है एजुकेशन के लिए, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है।
को, जिसमें प्रमोट किया जाएगा मॉडर्न साइंस को, ताकि साइंस जो वेस्ट में थी यहाँ भी पढ़ाई जा सके। और फिर जो कलकत्ता कॉलेज है वो 1817 में इसके बाद बना था। और फिर इंग्लिश एजुकेशन पे जोर दिया जाए, जिसमें वेस्टर्न की ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाया जाए कि डेमोक्रेसी क्या है, फ्रीडम क्या है, वेस्ट की जो कंसेप्ट हैं पॉलिटिक्स के और अलग अलग उनको बताया जाए। और फिर साइंस पे काफ़ी जोर दिया। और 3 संस्कृत कॉलेज का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एक हुआ था दिल्ली में, एक आगरा में और एक कलकत्ता में। जो कलकत्ता कॉलेज है ये राजा राम मोहन रॉय और वहाँ के जो बंगाली लोग थे उनके ही सहयोग से इसका फाउंडेशन हुआ था 1817 में। ठीक है। और फिर हम देखेंगे ओरिएंटलिस्ट एंड एंगलिस्ट कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी ये थी कि जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे वो बिलीव करते थे कि इंडियन लैंग्वेज में ही इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और जो एंग्लिस्ट लोग थे इनका मानना था कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो इंग्लिश ही होना चाहिए, तभी अच्छा इनके लिए। बट ओरिएंटलिस्ट ग्रुप मानता था कि इंडियन लैंग्वेज हो, वर्नाकुलर लैंग्वेज हो। पर आप आगे चल के देखेंगे जो एंग्लिस्ट लोग थे उसमें भी 2 धड़े बट गए। एक इंग्लिश को ही सपोर्ट करने लगे और एक कहने लगे नहीं, हमें वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही इंडियनों को एजुकेशन देनी चाहिए। तब ये आपके क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की अगर ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चन चाहिए तो आप उसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ये लेक्चर 3 था आपका मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज का, जो कि अब थैंक यू।